तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और सब पढ़ाई में लगे हुए हैं आजकल। और अब पेपर को आपके गिनती के 15 दिन बचे हुए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका की, जो कि हमारा पॉलिटी का टॉपिक है। और यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जैसे न्यायाधीश की, कौन से न्यायाधीश की कितनी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम, है ना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट जो कि है पॉलिटी नाम से आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी के 45 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री के 25 से ऊपर वीडियो अपलोड हो गए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड परीक्षा वाली भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ से आप इनकी PDF भी ले सकते हैं, तो आप @namo IAS PCS को सर्च करिएगा। IAS PCS को सर्च करिएगा। नमो IAS PCS को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो कि न्यायपालिका से संबंधित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही है इसमें, कानूनों की सांवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकते हैं? अवैध घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन डी। न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, तो क्या है भाई? ऑप्शन ए देखते हैं, यदि कोई कानून या राज्य संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ऑप्शन ए। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहाँ से कहाँ है भारत और USA में? केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता। जनहित याचिका दायर की जाती है उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग व अध्यक्ष और सदस्यों को सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो निषेधाज्ञा। ऑप्शन बी। देखो, डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं आपको अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसमें हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं अभी फिलहाल। जहाँ पे आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा रिट, कि भाई आपने किस अधिकार से ये काम किया है। इसका अर्थ यही है कि आप इस पद पर बैठे हैं या जो आपने जो कार्य किया है वो किस उससे किया है, किस योग्यता के तहत किया हुआ है। लाभ का पद प्रभाषित हुआ है कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लाभ का पद कौन कौन से होते हैं? लाभ का कौन कौन से नहीं होते हैं? अगर हम देखें तो मंत्री के होते हैं पद, है ना। राज्यपाल, राष्ट्रपति, संघ राज्य मंत्री, ये सारे के सारे लाभ के पद नहीं माने जाते। ठीक है, इस लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। अगला है, संविधान निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट यानी कि वकील रहा होना चाहिए? तो 10 वर्ष हम देख चुके हैं योग्यता में। तो 10 वर्ष एडवोकेट या 5 वर्ष न्यायाधीश। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो यह है 65। अगर उच्च होता तो 62 आंसर होता। फिलहाल यहाँ आंसर है ऑप्शन ए 65 ईयर्स। अच्छा, मिनिमम एज कितनी होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो मिनिमम एज कोई नहीं है ना, तो मिनिमम एज का निर्धारण नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 ईयर्स देख लिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर कार्यरत करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों से हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता, यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि महाभियोग की जो प्रस्ताव है किसके खिलाफ लाया जाता है, किसके लिए लाया जाता है, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति उसका आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति इसका आंसर होगा।
महाभियोग के लिए सिर्फ एक संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही शब्द यूज़ किया गया। लेकिन ये हमारे जो बोलचाल की भाषा में, क्योंकि प्रक्रिया सेम है महाभियोग की और न्यायाधीशों को हटाने की, तो इसलिए इसको भी महाभियोग कह दिया जाता है। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ठीक है ना, दोनों सदनों में कैसे प्रस्ताव पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कैसे? कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने ही करी है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये पुराना है, तो इनकी जो वर्तमान में जो सैलरी है वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 2.8 लाख, यानी कि 2,80,000 रुपये, ठीक है। और अन्य जजों की मुख्य न्यायाधीश को अगर छोड़ दिया जाएगा तो 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो वो थे एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन ए। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो वो किसी भी कोर्ट में उसके बाद वकालत यानी कि वकील का काम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अंग्रेजी। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय में ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है ये? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जो सबसे पहला चैप्टर है भारत का, जो हिंदी का जो विकास वाला जो चैप्टर है पहला, उसमें बताया था आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यवाही में प्रयोग किए जाने वाली भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालयों का। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत है, ऑप्शन बी। अगला, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई विवाद आ गया, तो उस मामले को कौन देखेंगे? भारत के उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार किसको है? अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए। उच्चतम राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद के तहत लेते हैं? अगर आपको बताया तो मैं बता दूं, अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से क्या करते हैं? परामर्श ले सकते हैं। उसमें आपके 2 तरीके के मामले हैं। पहला मामला कौन सा है आपका? वो है जब कोई लोक महत्व का मामला हो, ठीक है। पहला मामला लोक महत्व का, पब्लिक आपका जो वेलफेयर का मामला है वो हो सकता है। दूसरा, कोई कोई पूर्व की संधि जो है उससे संबंधित मामला हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो 2 हैं। पहले मामला जो है लोक महत्व का मामला, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बाध्य नहीं है अपनी राय देने के लिए। लेकिन दूसरा जो महत्व का मामला है, इसमें संधि से संबंधित जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी राय देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन इन दोनों ही मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी तो राष्ट्रपति इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो ये जो मैंने आपको बताया 143, परामर्शदात्री, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया अनुच्छेद 143 के तहत। कितने मामलों में? 2 मामलों में, ठीक है। अगला है, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसे है? तो वो है उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। तो इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, जो कि आपको शाम को मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए, जो भी नए साथी जुड़ते हैं हमारे साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।